नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो वीडियो होने वाला है वो है वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड की दृष्टि से देखो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है स्रोत की कला समानता व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। बिल्कुल आवश्यक शर्त है भाई, क्योंकि व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी होगा या विनाशी, यह किस पर डिपेंड करता है, कला समानता या कलांतर पर डिपेंड करता है। दूसरा है व्यतिकरण प्रारूप के निम्नलिखित के लिए तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल राइट है। जरूरी नहीं है कि कहीं निम्नलिखित मिले तो वहां पर तीव्रता शून्य ही हो, कम भी हो सकती है। यानी बिल्कुल शून्य हो तब तो अंधेरा मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह अंधेरा ही मिले। व्यतिकरण साधारणतः प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण करता है बिना उसे नष्ट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है भाई। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है, नियम की पालना होती है। यह आपके यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि व्यतिकरण के जो घटना है उसके अंदर ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है। तो अब देखो असत्य कथन पूछा है तो व्यतिकरण प्रारूप के निम्नलिखित के लिए प्रकाश की तीव्रता सदैव शून्य होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विदाउट, जहां तीव्रता जीरो नहीं है, अगर जीरो होगी तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, अंधेरा। लेकिन अगर शून्य नहीं है तो इस स्थिति में भी निम्नलिखित प्राप्त हो सकते हैं। तो यह आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, डी वाला असत्य कथन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो प्रकाश का व्यतिकरण किया जा सकता है, प्रकाश का विवर्तन किया जा सकता है, और ध्रुवण, ध्रुवण की बात करें तो ये एक्चुअल में तो मैक्सवेल के सिद्धांत से किया जाता है अभी, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से। लेकिन यहां पर इसको इस प्रकार से माना गया है कि ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण ये तीनों ही प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझाए जाते हैं, वेव नेचर। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है जो कणीय प्रकृति पर आधारित है। किस पर आधारित है, कणीय प्रकृति। और आपको पता है हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, तरंग प्रकृति के आधार पर। तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझा सकते। तो इस क्वेश्चन का अपने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दो से संजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः I और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संभव तीव्रताएं होगी। देखो अगर बात करें उच्चिष्ट की, उच्चिष्ट का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मतलब है अधिकतम तीव्रता। उच्चिष्ट का मतलब क्या होगा, अधिकतम तीव्रता। और निम्निष्ट का मतलब होगा व्यतिकरण में निम्नतम तीव्रता, निम्नतम तीव्रता। अब यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मैक्सिमम कब मिलती है तीव्रता और मिनिमम कब मिलती है। तो आपको पता है आई मैक्स कब मिलता है, जब √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आपको प्राप्त होता है तो आई मैक्सिमम। और आई मिनिमम कब मिलता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर जब आपको प्राप्त होता है तो मिनिमम मिलता है। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आप व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण सर्च करके आप आराम से देख सकते हो। अब देखो हमें पूछा है प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः I और 4I हो। तो देखो मैक्सिमम कितनी हो सकती है उच्चिष्ट पर, देखो √I1, I1 की जगह कितना दे रखा है I प्लस √I2 की जगह कितना दे रखा है 4I का स्क्वायर। तो देखो कितनी हो सकती है, √I और ये हो जाएगा तुम्हारे 2√I
का होल स्क्वायर, यानी √2 और रूट आई कितना हो जाएगा 3√i का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया आपके 9i, यानी उच्चिष्ट पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 9i। तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से देखना है आपको। अब बात करते हैं निम्निष्ट की। तो देखो निम्निष्ट में क्या हो सकता है, तो आई मिनिमम के लिए देखो रूट i1 की वैल्यू कितनी है i माइनस रूट i2 की वैल्यू कितनी है 4i, इसका स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 2i बाहर आ जाएगा, रूट आई माइनस 2√i का स्क्वायर। तो एक में से माइनस दोगे, माइनस का रूट आई का स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा आई। देखो देखें इसमें 3i है, ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9i, और i आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे उच्चिष्ट का मतलब अधिकतम तीव्रता, निम्निष्ट का मतलब है निम्नतम तीव्रता। अधिकतम इतनी होती है और निम्नतम इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो तरंगों की तीव्रता 9:1 के अनुपात में है और वे व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताएं का अनुपात क्या होगा। देखो 9:1 यानी i1/i2 में क्या लिख सकता हूं 9/1 है। आपको पूछा है I max अपॉन I मिनिमम, यानी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा है। देखो अधिकतम कितना होता है √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर होता है, और न्यूनतम कितना होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से i1 कॉमन लेता हूं, अगर यहां से मैं i1 कॉमन लूंगा तो देखो क्या बचेगा आपके यहां पे। अगर यहां से √i1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो क्या बचेगा यहां पे, यहां पर आ जाएगा आपके 1 प्लस √i2 अपॉन ये आ जाएगा i1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी मैं अगर √i1 कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बचेगा 1 माइनस √i2 अपॉन i1 का होल स्क्वायर। √i1 से √i1 कैंसिल, ये आ जाएगा तुम्हारे 1 प्लस √i2 अपॉन i1। तो i2 अपॉन i1 देखो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं i2 अपॉन i1 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 9/1। तो देखो ये हो जाएगा 9/1 का रूट का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस वही 9/1 का स्क्वायर। ये तुम्हारे बन जाएगा भाई 1 प्लस 3/1 का कोई मतलब नहीं है, ये बच जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया -2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4, ये कितने बार -2 आ जाएगा आपके पास यहां पे, और -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो I मैक्स अपॉन I मिनिमम कितना आ गया भाई, ये आ गया है आपके 4, तो बटा 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब अनुपात रूप में क्या हो जाएगा 4:1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप यहां से डायरेक्ट i1 की जगह i2 कॉमन लेके भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के आयामों का अनुपात दे रखा है भाई, अब की बार 3:5, तो मैं पहले का a1 मानो, दूसरे का a2, तो 3/5 आपको दे रखा है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, तो आपको पता है उच्चिष्ट पर आई होती है वो मैक्सिमम होती है, और निम्निष्ट पर जो आई होती है वो मिनिमम होती है। तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा है। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के। तो इधर मैं अगर मैक्सिमम ले रहा हूं अपॉन मिनिमम, तो इधर वो के आता है कांस्टेंट, के से के कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम, स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए मैक्स जो आता है वो a1 प्लस a2 आता है, और ए मिनिमम जो आता है a1 माइनस a2। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब देखो इसमें से मैं अगर a1 कॉमन लेता, a2 ले लेता हूं, a2 कॉमन लेता हूं तो देखो क्या आ जाएगा भाई, a2 अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो देखो a2 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा तुम्हारे a1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2, यहां से नीचे से कॉमन लो तो a1 अपॉन a2 -1 का होल स्क्वायर।
A2 से A2 कैंसिल। अब देखो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 है आपके पास 3/5, 3/5 प्लस 1 बटा नीचे हो जाएगा 3/5 -1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 8/5, नीचे आ जाएगा -2/5 का होल स्क्वायर। देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 से कितनी बार, 4 बार, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, 16:1 आपके पास है आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता, आपको पता है बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है भाई। अब देखो दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, तो दूरी को दोगुना कर रहे हो तो आई डैश क्या हो जाएगा, देखो सीधा सा पता चल रहा है कि नई जो तीव्रता आने वाली है वो दूरी को दोगुना करोगे यहां पे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 4r स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 हो जाएगी भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। अगला देखो, यंग के किसी द्विजिरी प्रयोग में दो जिर्रियों की चौड़ाइयों का अनुपात 1:25 है, तो व्यतिकरण पैटर्न में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा है भाई। आपको पता है किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसकी चौड़ाई के समानुपाती होती है भाई। तो अगर मैं कहूं I1 अपॉन I2 तो ये हो जाएगा उनकी चौड़ाई विथ W1 अपॉन W2 कितनी दे रखी है, 1/25। अब आपको पूछा है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, देखो क्या हो जाएगा। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है तीव्रताओं के रूप में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, √I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन √I1 अपॉन I2 -1 का होल स्क्वायर आएगा भाई। ये पीछे हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया और पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया भाई। I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, 1/25 का रूट प्लस 1 अपॉन 1/25 -1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आप सीधा समझ सकते हो, 1/5 प्लस 1/1/5 -1 का होल स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 6/5 और ये आ जाएगा तुम्हारे -4/5 का होल स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल, ये कितनी बार, 3/2, तो माइनस का 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे, 9/4, यानी 9:4 या बटा में दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9:4 या 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी अविनाशी रहती है, नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होती है, परंतु पुनर्वितरण होता है। यह जरूरी है कि जैसे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है तो वहां पर तीव्रता ज्यादा और अदीप्त या काली फ्रिंज प्राप्त होती है वहां पर कम प्राप्त होती है, नष्ट कहीं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 × 10⁻⁷ मीटर की एक वर्णीय हरे प्रकाश से 1 mm चौड़ाई पर स्थित दो झिर्रियों को प्रकाशित किया गया है। दो निकटतम दीप्ति व्यतिकरण पट्टियां जो 2 मीटर दूर के पर्दे पर बनती है के बीच की दूरी होगी। देखो ये हरे एक वर्णीय हरे प्रकाश, तो इसका मतलब ये दे रखी है भाई आपको लेमडा, तरंग दे रखी है 5 × 10⁻⁷ मीटर से 1 mm चौड़ाई पर स्थित दो झिर्रियां, यानी चौड़ाई को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, कितनी दे रखी है, 1 mm प्रकाशित किया गया। दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण पट्टियां जो 2 मीटर दूर रखे पर्दे, तो पर्दे वाली दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं 2 मीटर। दो निकटतम दीप्त व्यतिकरण के बीच की दूरी, यानी आपको इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है बीटा। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज हार्ड है लेकिन इसको समझना है आपको कि ये क्या पूछ रहा है, बीटा। दो निकटतम यानी क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई होती है। अब आपको पता है बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी अपॉन डी। लेमडा कितना, 5 × 10⁻⁷ इंटू मीटर में, डी 2 मीटर में है तो नीचे डी 1 mm, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻³ मीटर करोगे इसको। ये हो गया तुम्हारे 10 इंटू ऊपर जाएगा तो 3 प्लस का हो जाएगा 10⁻⁴। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 1 ×
10 की पावर -3, और आपको पता है 10 की पावर -3 को मैं लिख सकता हूं मिली के रूप में, तो 1 mm, ये मीटर में है तो 10 की पावर -3 की जगह मिली यूज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्लिट व्यतिकरण के प्रयोग द्वारा प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 1 mm प्राप्त होती है, यानी बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको? 1 mm। जब प्रकाश की तरंग दे रही है 5 एंगस्ट्रॉन्ग, लैम्डा दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। प्रायोगिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पता है फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है भाई? बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। ये कह रहा है प्रायोगिक व्यवस्था में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डी और डी तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा दोनों कंडीशन में। लेकिन लैम्डा चेंज कर रहा है तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। पहले वाली कंडीशन के लिए 1 मान लेता हूं, दूसरे के लिए 2, तो ये किसके बराबर होगी? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। निकालना क्या है? बीटा 2 निकालना है। दूसरी कंडीशन में फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो देखो ये क्या हो जाएगी? बीटा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बीटा 1 कितना दे रखा है? 1 mm, तो ये हो जाएगा तुम्हारे, अच्छा mm में आंसर है तो जैसे रहने दो, 1 इंटू लैम्डा 2 कितना दे रखा है भाई? 6000 एंगस्ट्रॉन्ग बटा लैम्डा 1 पहले कितनी थी तरंग दे रही है, तो ये है भाई आपके 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग गया 3 से 3, ये गया 5 से कितनी बार चला जाएगा भाई? ये बीटा 2 बराबर 1 10, तो 1.2 mm आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ध्यान रहे क्वेश्चन में ये कह रहा है बाकी कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या रहेगा? यहां पे कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दे रही है भाई, तरंग दे रही है 590 नैनोमीटर और एक अज्ञात तरंग दे रही है से मिश्रित प्रकाश एक यंग के द्विछिद्र को प्रदीप्त करता है और पर्दे पर 2 अतिव्यापी व्यतिकरण चित्रों को बनाता है। दोनों प्रकाश के केंद्रीय महत्तम संपाती है, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ही कंडीशन में सेम मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह पाया जाता है कि ज्ञात प्रकाश की तीसरी चमकीली फ्रिंज अज्ञात प्रकाश की चौथी चमकीली फ्रिंज से संपाती है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी और चौथी फ्रिंज दोनों प्रकाशों की एक ही जगह मिल रही है, तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी? बराबर ही होगी। जैसे आपने ये बनाया था सेंटर, मान लो तीसरी चमकीली फ्रिंज यहां पर मिल रही है और अज्ञात वाले की चौथी यहां मिल रही है, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर हुई या नहीं हुई? अब आपको पता है चमकीली फ्रिंज की बात हो रही है, चमकीली फ्रिंज के लिए y बराबर क्या होता है? n लैम्डा डी अपॉन डी। ये हमने पीछे पढ़ा है। कोई भी चमकीली फ्रिंज हो, nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए हमारे पास केंद्र से दूरी कितनी होती है? n लैम्डा अपॉन डी। अब देखो तीसरी, तो y तीसरी के लिए n 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा डी अपॉन डी। फिर दूसरी, यहां पर तीसरा ले लो, 3 3, और चौथी के लिए क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा 4 d4 अपॉन स्मॉल d4। अब देखो संपाती है, इसका मतलब ये तो कहीं चेंज होने की बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो कांस्टेंट ही मान लो इनको। तो या ऐसे बराबर लिखो कि y3 है वो y4 के बराबर होगा, क्योंकि संपाती है, तो इधर लिखोगे 3 लैम्डा 3 d3 अपॉन d3 बराबर 4 लैम्डा 4 d4 अपॉन d4। तो ये तो कहीं चेंज हो ही नहीं रहे, उसी की बात हो रही है, सेम सिस्टम है। तो बचा क्या? 3 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 4, तो 3 इंटू लैम्डा 3 देखो दे रखा है 590 नैनोमीटर, तो आंसर भी नैनो में है, तो इसको नैनो में रहने दो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू लैम्डा 4 आपको ज्ञात करना है, चौथी वाला ज्ञात करना है, तो लैम्डा 4 बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 590। देखो कितना आ रहा है भाई, पहले 3 से गुणा कर लो इसको, 7 2 17/4, तो यह आ जाएगा 4 चौक 4 से शुरू। तो देखो ज्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 से शुरू होने वाला आंसर कौन सा है? 442.5 नैनोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग के प्रयोग में मध्य फ्रिंज यानी बीच वाली उसकी अधिकतम तीव्रता आई है, यदि एक स्लिट को बंद कर दें तो अब उस स्थान पर तीव्रता आई नोट हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो आप जानते हो
कि जो तीव्रता होती है केंद्रीय फ्रिंज पर वो होती है I बराबर 4I0। यही होती है भाई। जैसे I बराबर आपने पढ़ा होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos फाई। यही हमने पढ़ा है। अधिकतम तीव्रता, या आप ये कह सकते हो कि संपोषी व्यतिकरण से जो परिणामी तरंग बनती है या विनाशी व्यतिकरण से परिणामी तरंग बनती है, उस परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos फाई होता है। अब देखो यहां पर यंग के प्रयोग में माध्य फ्रिंज की अधिकतम तीव्रता I है, तो आपको पता है अधिकतम तीव्रता कहां प्राप्त होती है? सेंटर पर। सेंटर पर पथांतर या कलांतर की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। और दोनों हैं, उनकी तीव्रता क्या होगी? सेम ही होगी, क्योंकि अलग अलग तो ये दे नहीं रहा है। माध्य फ्रिंज की यदि एक स्लिट को बंद कर दे तो अब उस स्थान पर तीव्रता I0 हो जाती है। तो देखो यहां से कोस फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो अधिकतम I की वैल्यू कितनी आ जाएगी रे? 4I0। एक स्लिट की तीव्रता ये है। तो देखो यहां पर दूसरी स्लिट को अगर आप बंद भी कर दोगे तो तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। I बराबर क्या रहेगा? 4I0 ही रहेगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी d है तथा एक वर्णीय प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब इसकी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? देखो भाई कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? यंग वाले में आपने देखा होगा ये स्क्रीन थी, यहां पर S1 यहां पर S2, इन दोनों के बीच की दूरी d थी। ये कह रहा है कोणीय चौड़ाई। तो जैसे यहां पर मान लो ये आपकी पहली जो है ये पूछ रहा है कोणीय चौड़ाई, तो देखो हमने निकाली थी फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकाली थी भाई? फ्रिंज चौड़ाई। वो क्या आ रही थी? दो क्रमागत चमकीली। तो जैसे मान लो ये चमकीली है तो ये चमकीली, तो इसके बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई। अब यहां से अगर मैं कोणीय चौड़ाई निकालूं तो थीटा होगा या नहीं होगा? तो देखो थीटा की वैल्यू आपने इसके अंदर निकाली होगी। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अगर आपको डेरिवेशन कंप्लीट याद है तो इस बिंदु पर S1 से भी लाइट जा रही थी, S2 से भी जा रही थी। यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये डेल एक्स पथांतर था। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? डेल एक्स अपॉन डी। और तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखी है तो पथांतर कितना हो जाएगा? लैम्डा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए व्यतिकारी तरंगों के मध्य कलांतर। देखो निम्निष्ट का मतलब क्या है भाई? तीव्रता कैसी आनी चाहिए? मिनिमम। आपको पता है मिनिमम तीव्रता के लिए जो कलांतर होता है वो देखो क्या होगा। मिनिमम निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए जो तीव्रता कलांतर होता है वो आपको पता है 2n-1 पाई, सीधा सीधा बताया हुआ है आपको। और उच्चतम प्राप्त करने के लिए या अधिकतम प्राप्त करने के लिए कितना था? n पाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2n-1 पाई, सीधा सीधा दिख रहा है भाई। अगला देखो, यंग द्विस्लिट व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। देखो केवल आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं, केवल नहीं भाई, इसके अलावा भी होता है, डी भी होता है डी। केवल द्विस्लिट के मध्य की दूरी परिवर्तित करने से नहीं, केवल आ गया तो ये भी गलत, क्योंकि बाकी चीजें या तो तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन द्वारा या द्विस्लिट के मध्य दूरी द्वारा, बिल्कुल हाँ इन दोनों से कर सकते हो। सार्वत्रिक नियतांक है नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक और चीज ऐड करूं तो स्लिटों वे पर्दे के मध्य की दूरी भी डिपेंड करती है भाई, मध्य की दूरी। तो ये भी आपका इसमें साथ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16वां। यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग में जब तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉन्ग हो, तरंग दैर्ध्य कितनी देर की आपको? 600 एंगस्ट्रॉन्ग हो, और पर्दा रेखा छिद्रों से 40 सेंटीमीटर। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे लैम्डा बराबर आपको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। पर्दा वाली दूरी कैपिटल डी से मानते हो 40 सेंटीमीटर। फ्रिंजों की आपसी दूरी यानी फ्रिंज चौड़ाई आपको दे रखी है बीटा बराबर 0.012 सेंटीमीटर। रेखा छिद्रों की आपसी दूरी यानी स्लिटों के बीच की दूरी ये पूछ रहा है।
देखो फॉर्मूला आपको पता है लेमडा डी अपॉन डी, निकालना डी है तो क्या हो जाएगा भाई लेमडा डी अपॉन बीटा। लेमडा कितना 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तो 10 की पावर -10 मीटर इनटू आंसर सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉन्ग को सबसे पहले मीटर में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा किया। डी कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर बटा बीटा कितना दे रखा है 0.012 सेंटीमीटर। देखो भाई क्या हो जाएगा ये 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर प्लस का 6 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 बटा इसका मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 3। कितना बच गया भाई 12 दूनी 24, 2 इंटू 10 की पावर -1 नीचे आएगा तो 0.2 सेंटीमीटर आंसर। 0.2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाए। मात्रकों का ध्यान रखें, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके आधार पर क्वेश्चन सोल्व करना है भाई आपको। नेक्स्ट देखो, एक यंग द्विस्लिट प्रयोग में लेमडा तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ऐसे बिंदु का जिस पर प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी है, पथांतर होगा। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये। देखो क्या होगा, आपको पता है तीव्रता क्या होती है I0 प्लस 2 रूट I0 cos फाई, इसी रूप में लिखते हो। या मैं डायरेक्ट लिखूं कि दोनों तरंगों की, अगर देखो एकवर्णी प्रकाश है तो तरंगों की तीव्रता क्या रहेगी सेम रहेगी दोनों की। तो I बराबर आपने डायरेक्ट 4I0 cos स्क्वायर 5/2 भी यूज किया होगा। मुझे यह बताओ अगर I को आपको करना है अधिकतम, I को अधिकतम करने के लिए cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए अधिकतम होनी चाहिए या नहीं। और cos फाई की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है +1 होती है। इसका मतलब I मैक्सिमम आएगा तो वो कितना आ सकता है 4I0। और ये हमने व्यतिकरण प्रतिरूप में भी पढ़ा था कि अधिकतम तीव्रता कितनी हो सकती है 4I0 हो सकती है। अब देखो ये कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी, तो I मैक्स का आधा कितना हो जाएगा भाई 4I0 का आधा, यानी कितना हो गया 2I0। चलो ठीक है, अब इस पर पथांतर पूछा है आपसे, तो देखो I बराबर होता है I0। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूं तो ये समझ जाना आप, हम लिखते हैं इसको 2I0 1 प्लस cos फाई लिखते हैं भाई। ये थोड़ा सा डिराइव करते हैं ना इसको, तो इधर 2I0 आ रहा है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है 2I0 1 प्लस cos फाई हो जाएगा। 2I0 से 2I0 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस, यानी फाई बराबर आ गया आपके पास 90 डिग्री। कितना आ गया भाई 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया π/2, और 0 कहां आ सकता है 3π/2, और कहां आ सकता है 5/2। इन सभी कंडीशन पर देखो तो cos फाई की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसका मतलब मैं इस कलांतर को फाई को कलांतर को किस रूप में लिख सकता हूं 2n + 1 π/2 रूप में लिख सकता हूं या नहीं रे। यानी इसका मतलब यह हो गया कि मेरे पास कलांतर 2n + 1 π/2 रूप होगा ना, तो हमेशा शिखर तीव्रता की आधी प्राप्त होगी उन बिंदुओं पर। अगर मेरे पास कलांतर फाई बराबर 2n + 1 π/2 है तो मैं इससे पथांतर निकाल सकता हूं या नहीं। देखो पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है λ/2π इंटू कलांतर, तो कलांतर कितना है 2n + 1 π/2। पाई से पाई कैंसिल, तो देखो कितना आ गया 2n + 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे λ/4। पथांतर की वैल्यू कितनी आ गई है 2n + 1 λ/4। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपके। ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यंग द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम वाष्प लैंगिक तरंग दैर्ध्य 590 नैनोमीटर है और स्लिट के मध्य की दूरी यह है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्धकोणीय चौड़ाई है। देखो भाई अर्धकोणीय चौड़ाई आपको सीधा सा पता है थीटा बराबर क्या होती है λ/d होती है भाई। लैम्डा कितनी 590 नैनोमीटर बटा ये हो जाएगी स्लिटों के मध्य की दूरी 0.589,
मिलीमीटर। सबसे पहले तो इनको चेंज करो तो 589 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनो को, और इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने लग जाएगा 10⁻3। ये तो कट गया, ये ऊपर 6 और ये हो जाएगा 10⁻3। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 0.001। अगर ये तो थीटा आती अल्प हो, थीटा आती अल्प नहीं हो तो इसी को हम साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया है 0.001। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 0.001 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सी वाला करेक्ट आंसर। अर्धकोणीय चौड़ाई थीटा लेना है आपको, तो पथांतर वाले उस फॉर्मूले से दोनों बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट देखो 19वें क्वेश्चन। यंग प्रयोग में दो कला संबंध स्रोत एक दूसरे से 0.90 mm की दूरी पर रखें तथा फ्रिंजें 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। फ्रिंजें 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है यदि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 1 mm है तो उपयुक्त एकवर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दे दे। देखो मेन जो इस क्वेश्चन की जड़ है वो यहां है। आपको पता है पहली अदीप्त फ्रिंज कितने पथांतर पर मिलती है, अरे λ/2 पर, तो दूसरी कितने पर मिलेगी 3 λ/2 पर। तो आपको पता है द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या हो जाएगी 3 λ/2 d/d होगी या नहीं होगी, y बराबर डेल एक्स या लैम्डा d/d होता है, तो लैम्डा डेल एक्स कितना हो जाएगा द्वितीय सेकंड जो है अदीप्त के लिए आपको पता है सेकंड के लिए, ये अगर आपको याद नहीं है तो देखो n लैम्डा होता है दीप्त के लिए और 2n+1 λ/2 होता है अदीप्त के लिए। अगर मैं यहां पर 0 रखूंगा तो पहली मिलेगी आपको λ/2 पर, फिर पहली n बराबर 1 रखोगे तो दूसरी अदीप्त मिलेगी आपको 3 λ/d। हमें निकालना क्या है भाई, तरंग दे दी पूछा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2dy2/3d। देखो भाई सारी वैल्यू दे रखी है, 2 इंटू डी की वैल्यू एक दूसरे से कितने 0.90 mm, तो 10⁻³ हो जाएगा मीटर में चेंज करोगे तो। फिर y2 कितना दे रखा है केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर 1 mm यानी 10⁻³ मीटर बटा 3 इंटू डी, पर्दे के बीच की दूरी यानी फ्रिंजे 1 मीटर की दूरी पर, तो पर्दा 1 मीटर की दूरी पर है तो ये आ जाएगा 1। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये आ जाएगा तुम्हारे 0.30, तो अगर इसको पॉइंट को हटाओगे तो आ जाएगा नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया तुम्हारे 6 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे माइनस का 5 हो जाएगा भाई। तो कितना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। देखो आइडिया से लग रहा है आपको, ये पॉइंट हटाओगे इसको सोल्व करोगे वैल्यू रखे तो ये लगभग कितना आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है भाई। 6 आ रहा है तो 6 से समझ जाओ कि 6 वाला यही है। नेक्स्ट देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्रोतों से आने वाली तरंगों के आयाम 3a एवं a है। चमकीली एवं काली फ्रिंज, चमकीली का मतलब आई मैक्सिमम, काली का मतलब आई मिनिमम, तीव्रताओं का अनुपात। अभी पीछे हमने जस्ट एक फॉर्मूला बनाया है भाई आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का, अगर आयाम हो a1/a2 +1 बटा a1/a2 -1 का स्क्वायर। देखो a1 कितना है 3a, a2 कितना है a +1 का अपॉन 3a/a -1 का होल स्क्वायर। a से a कैंसिल 3 रेख 4, a से a कैंसिल 3 - 1 2, 2 से 2 का स्क्वायर यानी कितना आ गया रे 4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपके पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट देखो, फ्रेनेल विवर्तन में यदि चकती और पर्दे के बीच की दूरी घटा दी जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता। देखो फ्रेनेल विवर्तन में जैसे मान लो ये स्लिट है, यहां पर स्लिट है भाई, सिंगल स्लिट आपने बनाया होगा, ये स्लिट इस तरीके से और यहां पर पर्दा रखा था। अब देखो अगर ये दूरी कम करोगे ना तो आपको पता है
जो केंद्रीय उच्चिष्ट आएगा ना वो ऐसे फैलता जाएगा। जैसे जैसे दूरी कम करोगे तो जैसे पहले केंद्रीय उच्चिष्ट मान लो ये था, जैसे और दूरी कम करोगे तो ये ऐसे फैलता जाएगा, और दूरी कम करोगे तो ये ऐसे फैलता जाएगा, और दूरी कम करोगे तो ये ऐसे फैलता जाएगा। आपको पता है केंद्रीय उच्चिष्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला x डैश बराबर 2 लैम्डा d अपॉन डी आपने पढ़ा है। जैसे जैसे दूरी कम करोगे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो क्या होगी, घटती जाएगी। घटती जाएगी तो इसका मतलब ये चपटा होता जाएगा, फैलता जाएगा। फैलता जाएगा तो अब मुझे ये बताओ अगर ये फैलेगा तो इसका आयाम कम होगा या नहीं होगा रे? देखो एक तो जैसे पहले ये है फिर और फैल के ऐसे हो गया तो इसका आयाम घट रहा है या नहीं घट रहा है? आयाम इसका घट रहा है तो आपको पता है तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के। अगर आयाम कम होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। देखो परफेक्टली अगर आपको यह सोचना है कि लॉजिक क्या है इसका, तो यह आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे दूरी कम होगी तो केंद्रीय उच्चिष्ट फैलता जाएगा, यानी उसकी आयाम कम हो जाएगा। अब आपको पता है तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, आयाम पर, तो आयाम घटेगा तो तीव्रता भी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22वां। प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव देखना आसान होता है क्योंकि, देखो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या होता है कि अपने आसपास में जितने भी द्वारक या विवर्तक मौजूद है उनका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का नहीं होकर ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य भी लगभग 1 मीटर के आसपास होती है और अपने आसपास के जो विवर्तक है ये भी लगभग 1 मीटर के आसपास के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जाती है क्योंकि ये होती है, देखो ध्यान रहे भाई, प्रकाश का ध्रुवण यही एकमात्र ऐसी घटना है जिसको आप अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर समझाते हो। बाकी व्यतिकरण विवर्तन उनको आप अनुदैर्ध्य प्रकृति के आधार पर आराम से समझा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो, आपको पता है जब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तो यह होता है ब्रूस्टर कोण पर, और ब्रूस्टर कोण का फॉर्मूला होता है n बराबर 10 IP। यही होता है ब्रूस्टर का नियम, अपवर्तनांक और ब्रूस्टर कोण में संबंध। तो आपतन कोण यहां पर कौन सा होता है, ब्रूस्टर ही होता है। तो देखो इसका मान क्या होगा, तो देखो सीधा सा दिख रहा है IB बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स n। अगर IP निकालना है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 10 इनवर्स n। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है, तो अभी हमने बात की ओनली ध्रुवण ही ऐसी घटना है जिसमें अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है। व्यतिकरण विवर्तन इनमें सब में दोनों प्रकृति के आधार पर आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये आज के भाई अपने 25 क्वेश्चन हुए वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड फास्ट फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेरी हो उससे रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हो। आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।